हेलो एवरीवन, दिस इज़ शाहरुख हामिद खान और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRK पाठशाला में। पिछली वीडियो में हमने हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट करी थी जिसमें हमने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 1 देखा था और आज की वीडियो में हम उसका पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो फ्रांस की सोसाइटी थी उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था और काफ़ी परेशान थे लोगों ने फिर रेवोल्यूशन करा और 1791 में उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मिल गई। आज हम उसके आगे का देखते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं फ्रांस एबॉलिश मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। तो हुआ यूँ कि जो लुइस 16 थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को तो अपना लिया, बट ही एंटर इनटू अ सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ प्रशिया। जो किंग ऑफ प्रशिया थे वो काफ़ी पावरफुल थे। तो क्या होता था कि जो सिचुएशन फ्रांस में थी, लोग क्या कर रहे थे, किंग के खिलाफ जा रहे थे, वहाँ पर विद्रोह कर रहे थे, रेवोल्यूशन कर रहे थे। तो आसपास के जितने स्टेट्स के किंग्स थे उनको एक डर हो गया कि कहीं ऐसा उनकी सिटीज़ में या उनके स्टेट्स में भी ना होने लगे। इसलिए वो लोग आपस में मिलकर मीटिंग कर रहे थे ताकि कैसे इन लोगों को, रेवोल्यूशनरीज को दबाया जा सके। लेकिन वो उन्हें दबा पाते उससे पहले ही नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस को यह बात पता चल गई और उन लोगों ने वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रशिया के ऊपर तो किया ही किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के ऊपर क्यों किया? तो ऑस्ट्रिया के ऊपर इसलिए किया क्योंकि आपने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा कि जो लुइस 16 थे, उनकी जो वाइफ थी मैरी एंटोनियोट, शी वॉज अ प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया। तो बेसिकली ये लड़ाई थी कॉमन पीपल और किंग के बीच में। एक तरीके से आप कह सकते हैं अमीर लोगों और गरीब लोगों के बीच में ये लड़ाई थी, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर जुड़े आर्मी से और इन लोगों ने विद्रोह छेड़ दिया। अब जब लड़ाई का माहौल होता है, जब भी लड़ाई होती है या वॉर होता है, तो क्या होता है, जो पैट्रियोटिक सॉन्ग्स होते हैं और जो स्लोगन्स होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कुछ ऐसे ही सॉन्ग्स और स्लोगन्स चल रहे थे फ्रांस में भी। उसमें से एक पैट्रियोटिक सॉन्ग था जिसका नाम था मर्सेलेस। मर्सेलेस एक जगह का नाम था जहाँ के लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया उस वॉर में, और इस सॉन्ग को कंपोज किया था रॉजर डे लेस्ले ने। तो लोग जब भी इस सॉन्ग को सुनते थे तो काफ़ी पैट्रियोटिक फील करते थे और उनमें एक एनर्जी आ जाती थी। बाद में यही सॉन्ग फ्रांस का नेशनल एंथम बना। चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रांस में काफ़ी सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चल रही थी और इसी दौरान कई सारे पॉलिटिकल क्लब भी वहाँ पर बन रहे थे। तो आइए उनके रोल्स को देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना 1791 में, तो जो पॉलिटिकल राइट्स थे वो किसे दे दिए गए? वो दिए गए सिर्फ और सिर्फ रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। कॉमन पीपल, जो उनसे नीचे के पीपल थे, उनको तो कोई भी राइट्स नहीं दिया गया था। तो कुछ पीपल्स जो थे वो अब भी बिलीव कर रहे थे कि इस रेवोल्यूशन को अभी और आगे बढ़ाना चाहिए, तभी हमें हमारा पॉलिटिकल राइट मिल पाएगा। और ऐसे कई सारे क्लब्स में से एक क्लब था जो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ और काफ़ी फेमस हुआ, और उसका नाम था जैकोबिन्स क्लब। और वुमेंस की बात करें तो वुमेंस भी कई छोटे मोटे क्लब्स बना रही थी, वो भी काफ़ी एक्टिव थी, बट उन्हें वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल पा रहा था। चलिए आगे देखते हैं हम जैकोबिन क्लब को। बात करें अगर जैकोबिन क्लब की, तो दिस क्लब बिलोंग टू द लेस प्रॉस्पेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, और अगर क्लब है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई इसका लीडर भी होगा। तो इसके जो लीडर थे वो थे कौन? मैक्सिमिलियन रोबिस्पेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, अभी आगे चलकर हमको बहुत यूज़ में आने वाला है। तो जो जैकोबिन क्लब थे उसके लीडर कौन थे? मैक्सिमिलियन रोबिस्पेयर। अब ये जो क्लब था ये किन लोगों का क्लब था? मैंने अभी आपको बताया, लेस प्रॉस्पेरियस लोगों का क्लब था, जिसमें आ जाते थे आपके स्मॉल शॉपकीपर्स, वर्कर्स, डेली वेजेस वाले, है ना। तो ये आम लोग क्या होते थे, इस क्लब के अंदर आते थे। और इन्हीं लोगों ने क्या किया, 1792 में इन लोगों ने प्लानिंग करी अपराइजिंग की। किसके खिलाफ? किंग लुइस 16 के खिलाफ, है ना। और उन लोगों ने क्या किया, जो उनका पैलेस हुआ करता था वो था पैलेस ऑफ टुलेरेस। उस पर उन्होंने क्या किया, आक्रमण किया और वहाँ पर जो भी किंग्स के गार्ड थी उनकी हत्या कर दी और किंग को बना लिया होस्टेज, मतलब उन्हें क्या कर लिया, अगवा कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर द हॉस्टेज ऑफ किंग वहाँ पर फिर इलेक्शन किए गए और उस इलेक्शन में एक नई चीज़ क्राइटेरिया में जोड़ दी गई, और वो थी कि 21 ईयर्स कर दिया गया क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी किसका? वोटिंग के लिए मेंस का, जो पहले 25 ईयर हुआ करता था। और इस न्यू इलेक्टेड असेंबली को कहा गया कन्वेक्शन।
और फिर 1972 में पूरी तरीके से मोनार्की को कर दिया गया एबॉलिश, ख़त्म कर दिया गया और फ्रांस को डिक्लेयर कर दिया गया रिपब्लिक। अब जब मोनार्की ही नहीं बची तो मोनार्क किस काम का, और यही हुआ। लुइस 16 और उनकी वाइफ पर मुकदमा चलाया गया कोर्ट में और उन पर चार्जेस लगा दिए गए ट्रीजन के। ट्रीजन का मतलब होता है राजद्रोह। सो दे आर नॉट वेरी ट्रू अबाउट देयर पीपुल्स, तो इस कारण उन पर यह मुकदमा लगाया गया और दोषी करार करते हुए उन्हें सज़ा दी गई डेथ की। 21 जनवरी 1793 को लुइस 16 और उनकी वाइफ को पब्लिकली डेथ दे दी गई। और इसी के साथ सत्ता में अब आ चुके थे मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब फ्रांस में स्टार्ट हुआ द रीन ऑफ टेरर, ठीक है। तो मैक्समिलियन का जो पीरियड था वो था 1793 से लेकर 1794 तक। तो टेरर वर्ड से आप समझ ही रहे होंगे, थोड़ा सा आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या होने वाला है। तो बेसिकली जो रॉबेस्पियर थे वो, उनकी जो पॉलिसी हुआ करती थी वो काफ़ी सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट वाली हुआ करती थी। कोई भी उनके विरुद्ध जाता था, कोई भी उनके खिलाफ जाता था या फिर रिपब्लिक के खिलाफ जाता था, कोई ऐसा एनिमी उनके खिलाफ होता था तो वो उसे क्या करते थे, बंधक बना लेते थे। फिर कोर्ट में उनके मुकदमा चलाया जाता था और अगर वो गलती से गिल्टी पाया जाता था तो दे वेयर गुलेटिन। अब गुलेटिन का मतलब क्या होता है, तो गुलेटिन एक डिवाइस हुआ करता था। बेसिकली उसके दो पोल्स हुआ करते थे, आप यहाँ पर देख सकते हो। इस तरीके से दो पोल्स हुआ करते थे और बीच में क्या होती थी, एक बड़ी सी ब्लेड हुआ करती थी। तो जो भी एनिमी होता था जिसको डेथ का सज़ा सुनाई जाती थी तो उसको यहाँ पर रखा जाता था और यहाँ पर उस डिवाइस से उसको क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। तो डॉक्टर गुलेटिन थे जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था, इस डिवाइस को, उन्हीं के नाम पर इस डिवाइस का नाम रखा गया है। तो इस तरीके के पनिशमेंट दिया करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड हुआ करते थे। तो ये कहीं ना कहीं वहाँ की जो जनता थी उसको पसंद नहीं आ रहा था। अब देखते हैं जब रॉबेस्पियर गवर्नमेंट में आए तब क्या हुआ, उन्होंने कुछ इश्यूज लॉ किए। उन इश्यूज को देखते हैं। द फर्स्ट वन इज सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जितने भी वेजेस थे और जो प्राइसेस हुआ करते थे उनको बिल्कुल सील कर दिया गया, मतलब फिक्स कर दिया गया। अगर कोई चीज़ कितने रुपए में बिक रही है वो उतने ही रुपए में बिकेगी, ना तो आप उससे ज़्यादा बेच सकते हो ना ही उससे कम में। द सेकेंड वन इज मीट एंड ब्रेड वर राशन। तो ये सारी चीज़ें भी क्या होने लगी वहाँ पर, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी राशन। इक्वलिटी ब्रेड, ब्रेड जो कि स्टेबल फूड हुआ करता था फ्रांस का, उसको भी ऐसा कर दिया गया कि चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, अगर आप एक टाइप का ब्रेड खा रहे हो तो आपको उसी टाइप का ही ब्रेड लेना पड़ेगा और खाना पड़ेगा। द फोर्थ वन इज चर्चेज कन्वर्टेड इनटू ऑफिसेज। अब ये जो पॉइंट था ये बड़ा ही नेगेटिव पॉइंट हुआ, क्योंकि यहाँ पर रॉबेस्पियर ने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी कि उन्होंने चर्चेज को कन्वर्ट कर दिया ऑफिस में, और कहीं ना कहीं वो जो पीपुल थे फ्रांस के, उनकी बिलीफ्स को क्या कर दिया, हर्ट कर दिया। द फिफ्थ वन इज सितोयन एंड सितोयन। तो पहले क्या हुआ करता था, जब किंग हुआ करते थे, किंग लुइस हुआ करते थे और बाकी सब जब किंग हुआ करते थे, तो पहले जो भी फ्रांस का सोसाइटी थी, तो फ्रांस के जो लोग हुआ करते थे वो अपर लेवल वालों को सर, मैडम, इस तरीके के टाइटल्स दिया करते थे, इस तरीके से बुलाया करते थे। तो इन टाइटल्स को क्या कर दिया रॉबेस्पियर ने, बिल्कुल एबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया, और उसकी जगह उन्होंने मैन के लिए स्टार्ट किया सितोयन एंड फीमेल्स के लिए सितोयन। तो इस तरीके की एक भयानक कहना चाहिए या फिर कहना चाहिए बहुत ही ओवर कंट्रोल्ड पॉलिसी चलाने लगे कौन, रॉबेस्पियर, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं उनको भुगतना पड़ा। यहाँ तक कि उनके अपने क्लब के लोग भी उनके अगेंस्ट में हो गए, और जुलाई 1794 को उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें अरेस्ट कर दिया गया। और उसी डिवाइस से, जो डिवाइस उन्होंने बनवाया था दूसरों की डेथ के लिए, उसी डिवाइस से उन्हें क्या कर दिया गया, गुलिटिन कर दिया गया, मतलब मार दिया गया। अब देखते हैं अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। अब क्या होने लगा कि जो जैकोबिन गवर्नमेंट थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी। अब यहाँ पर जो सत्ता में आए वो कौन लोग थे, मिडिल क्लास लोग थे, वो लोग पावर में आए और यहाँ पर नए कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन यहाँ पर एक बहुत गलत चीज़ ये हुई कि यहाँ पर वापस से जो वोटिंग का राइट्स था वो किन्हें दे दिया गया, प्रॉपर्टी वालों को। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में हुआ था वैसा ही यहाँ पर कर दिया गया। साथ ही यहाँ पर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल भी सेटअप करी गई। उनमें से एक थी आपकी डायरेक्टरी, जो कि 5 एग्जीक्यूटिव लीडर्स का एक ग्रुप हुआ करता था। लेकिन आगे चलकर कुछ ऐसा इन दोनों में होने लगा जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था फ्रांस का, वो बुरी तरीके से क्या होने लगा, इफेक्ट उस पर आने लगा। तो धीरे धीरे जो डायरेक्टर्स थे,
डायरेक्टरी के और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इन दोनों के बीच क्लैशेस बढ़ने लगे, जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था फ्रांस का, वो पूरी तरीके से अनस्टेबल होने लगा। एक पॉलिटिकल वैक्यूम जनरेट होने लगा फ्रांस सोसाइटी में, और इसका फ़ायदा आसपास के कई सारे जो स्टेट हुआ करते थे उसके किंग उठाना चाहते थे। बट वहाँ पर इस चीज़ को फ्रांस से बचाने के लिए एक नया हीरो पिक्चर में आता है, और वो थे नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट वॉज अ मिलिट्री डिक्टेटर। तो क्या हो रहा था, इतना ज़्यादा अनस्टेबल हो गया था पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फ्रांस का, इतना वैक्यूम आ गया था वहाँ पर। तो क्या हुआ कि आसपास के स्टेट के जितने भी किंग्स थे वो लोग चाहते थे कि हम फ्रांस पर क्या कर लें, कब्जा कर लें, फ्रांस को कॉन्कर कर लें। तो इस चीज़ से फ्रांस को किसने बचाया? नेपोलियन बोनापार्ट ने बचाया। लेकिन बाद में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को मोनार्क घोषित कर दिया था। वो अभी आप सब पढ़ेंगे 10th क्लास में। तो चलिए हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम, डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। तो स्टार्टिंग से ही, बिगिनिंग से ही क्या था, जितने भी इवेंट्स हुआ करते थे उसमें जो वुमेन हुआ करती थी वो क्या होती थी, एक्टिव पार्टिसिपेंट हुआ करती थी। वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी, ताकि वो ये सोचती थी कि हमारी जो लाइफ है, कम से कम हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी थोड़ा सा इम्प्रूव हो सके। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा था कि जो भी फ्रांस की सोसाइटी थी उसमें उनको वुमेन्स को वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल पा रहा था, और उनकी स्थिति दिन ब दिन क्या होती जा रही थी, ख़राब होती जा रही थी। अब देखते हैं कंडीशन ऑफ वुमेन्स। तो वुमेन्स की कंडीशन आपको पता ही है किस तरीके की थी। तो जो थर्ड स्टेट की वुमेन हुआ करती थी वो बिल्कुल अनएजुकेटेड होती थी, तो जिसकी वजह से उन्हें क्या करना पड़ता था, डोमेस्टिक सर्वेंट हुआ करती थी, वो लॉन्ड्रीज वगैरह में छोटे मोटे काम किया करती थी। ओनली डॉटर ऑफ नोबल एंड वेल्दियर मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट कॉन्वेंट। और कोई भी उनको जॉब ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, ठीक है। उनके जो वेजेस हुआ करते थे वो मैन से बहुत ज़्यादा कम होते थे, जबकि वो काम मैन से भी ज़्यादा करती थी। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए और अपनी वॉइस गवर्नमेंट तक रखने के लिए वुमेन्स ने भी कई सारे पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर स्टार्ट किए। अब है वुमेन पॉलिटिकल क्लब्स। तो अभी हमने बात करी कि इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए और अपनी वॉइस, अपने इंटरेस्ट सामने रखने के लिए वुमेन्स ने भी कई सारे पॉलिटिकल क्लब्स स्टार्ट किए, और लगभग ऐसे 60 क्लब्स हुआ करते थे। और उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड हुआ करती थी, वो थी क्या, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, जो कि उन्हें नहीं मिल रहा था, ठीक है। और इन सारे क्लब्स में से एक क्लब जो था वो काफ़ी फेमस था वुमेन क्लब, वो था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, जो था वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करता था। तो वुमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस देम टू पैसिव सिटीजन्स। तो बहुत ज़्यादा उनको डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में बनकर तैयार हुआ उसमें उन्हें क्या कर दिया गया, पैसिव सिटीज़न बना दिया गया। मतलब वो टोटली किस पर डिपेंड हो गई, एक्टिव सिटीजन्स पर डिपेंड हो गई। अब देखते हैं वुमेन एंड रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर आया, जब 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार बना, कुछ चीज़ें थी जो वुमेन्स के लिए अच्छी हुई। तो आइए देखते हैं उनको। फर्स्ट है क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल एंड स्कूलिंग वॉज कंपलसरी। तो बहुत अच्छी चीज़ ये हुई कि गर्ल्स के लिए या फिर वुमेन्स के लिए स्कूलिंग जो थी वो कंपलसरी कर दी गई। और दूसरी चीज़ हम देखते हैं, फोर्स मैरिज को क्या कर दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया। भाई फोर्स मैरिज कराई जाती थी उस समय, तो उसको भी क्या कर दिया गया, एलिमिनेट कर दिया। साथ ही जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे अब वो रजिस्टर करवाने पड़ते थे अंडर द सिविल कोड, ठीक है। और फिर डाइवोर्स जो मैटर होता था, डाइवोर्स का कोई भी जो मैटर होता था, उसमें पहले क्या हुआ करता था कि सारा जो भी डिसीजन लेना रहता था वो हस्बैंड लिया करता था। बट अब क्या कर दिया गया कि वाइफ भी उस पर अपना डिसीजन ले सकती थी। तो कई सारे ट्रेनिंग सेंटर्स खोल दिए गए ताकि वुमेन क्या कर सकें, ट्रेनिंग ले सकें, और वे छोटे मोटे कोई भी स्मॉल बिजनेस को क्या कर सके, रन कर सके। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें हुई। बट अभी भी आप देख रहे हो कि वो जो पॉलिटिकल राइट है वो नहीं मिला है अभी तक वुमेन्स को। तो चलिए देखते हैं आगे कि उन्हें पॉलिटिकल राइट्स मिला, अगर मिला तो कब मिला। नेक्स्ट है वुमेन ड्यूरिंग रेन ऑफ टेरर, ठीक है। मतलब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के समय में वुमेन्स की क्या स्थिति थी। तो जैसे ही मैक्सिमिलियन सत्ता पर आए तो उन्होंने क्या किया, जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उनको कर दिया बैन, और ऑर्डर दे दिया गया कि जो भी जितने भी वुमेन्स क्लब हैं उनको क्या कर दिया जाए बंद, ठीक है। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड एंड मोस्ट ऑफ देम एग्जीक्यूटेड। बहुत सारी जो प्रोमिनेंट वुमेन हुआ करती थी उस टाइम को, उनको क्या कर लिया गया, अरेस्ट वगैरह कर लिया गया।
वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो आप देख सकते हो है ना कितना संघर्ष है यहाँ पर, 200 साल का संघर्ष। और इट वॉज फाइनली 1946 दैट वुमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट। तो देखिए 1791 अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना और तब से लेकर 1946 में जाकर वुमेन्स को राइट मिल रहा है वोटिंग का। तो आप समझ सकते हैं कि वुमेन्स की क्या सिचुएशन रही होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं द एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। तो जैसे कि इंडिया ब्रिटिशर्स का क्या होता था, कॉलोनी हुआ करता था, है ना, बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हुआ करती थी पहले क्या करती थी, वो छोटी कंट्रीज़ में जाकर कॉलोनीज़ बना लेती थी ट्रेड वगैरह करने के लिए। तो ऐसे ही करेबियन में भी कुछ कॉलोनीज़ हुआ करती थी। यहाँ पर दिया हुआ है मार्टिनिक, ग्वाडेलोप और सैन डोमिंगो। तो ये यहाँ पर कई कॉलोनीज़ हुआ करती थी, इस तरह की कॉलोनीज़ थी विच आर वेरी इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ कमोडिटीज़ सच एज टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। तो यहाँ पर इन चीज़ों की उपज कई ज़्यादा हुआ करती थी, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। बट जो यूरोपियन हुआ करते थे वो इन जगहों पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ किया करते थे कि वो वहाँ पर नहीं जा सकते, काफ़ी ज़्यादा दूर है, वहाँ जाकर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होने लगा था, शॉर्टेज ऑफ लेबर होने लगा था। तो इस तरीके से 3 देश थे, अमेरिका, अफ्रीका एंड यूरोप, जो आपस में क्या करते थे, ट्रेड करते थे। इनको ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड भी कहा जाता है। तो क्या होता था, यहाँ से कुछ लोग जाते थे अफ्रीका में, अफ्रीका से क्या करते थे, स्लेव्स को लेते थे और जहाँ पर उनको काम करने ले जाना होता था वहाँ वो उनको ले जाते थे। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दैट कि वो उनको ट्रीट करते थे एक एनिमल की तरह। आइए आगे देखते हैं। तो बेसिकली जो स्लेव ट्रेड था वो 17th सेंचुरी में हो गया था स्टार्ट। तो कुछ पोर्ट हुआ करते थे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है बॉर्डेक्स और नेंटेज। यहाँ से क्या किया जाता था, अफ्रीकन कोस्ट में जाया जाता था और वहाँ से उन कुछ आदमियों को जिनको स्लेव कहा जाता था ख़रीदा जाता था और उनको टाइटली पैक कर दिया जाता था शिप में फॉर द 3 मंथ। तो आप समझ सकते हो 3 मंथ एक शिप में, एक किसी डब्बे में एक बंद कर दिया जाता था उन्हें एक जानवर की तरह। तो इस तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाता था और फिर ले जाकर उन्हें सोल्ड कर दिया जाता था प्लांटेशन ओनर को। और वहाँ पर उनका जो एक्सप्लॉयटेशन होता था उसकी कोई लिमिट नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा उनसे काम कराया जाता था, यहाँ तक कि उन्हें मारा पीटा भी जाता था। और जो भी प्रोडक्शन होता था उसका जो प्रॉफिट हुआ करता था वो दूसरे देशों में भेज दिया जाता था। अब देखते हैं कि ये जो स्लेवरी सिस्टम था इसका एंड कब हुआ और कैसे हुआ। तो जब रॉबिस्पियर 1794 में सत्ता में आए तब उन्होंने क्या किया, ये जो स्लेवरी सिस्टम था इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया, एबॉलिश कर दिया। लेकिन 10 साल बाद इसी सिस्टम को वापस से री इंट्रोड्यूस कर दिया। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। भैया जी ने फिर से इसको क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। और अंत में जाकर 1848 में जो स्लेवरी सिस्टम था ये फ्रेंच कॉलोनीज से बिल्कुल पूरी तरीके से क्या हुआ, ख़त्म हुआ। अब है द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। तो 1789 में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ फ्रांस में और किस तरीके से वहाँ पर चेंजेस आए बेसिकली वो हम इसमें देखेंगे। तो 1789 में जो चेंजेस हुए उससे जो पीपल्स थे, फ्रांस के लोग थे, उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। लिबर्टी और इक्वलिटी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखी जाने लगी एवरीडे लाइफ में, ठीक है। और जो सेंसरशिप थी उसको बिल्कुल क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी अ नेचुरल राइट्स। तो इस तरीके की कुछ राइट्स भी क्या हुए वहाँ पर लोगों को मिल गए जिनका वो डेली लाइफ में यूज़ कर रहे थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है। तो प्रेस को भी फ्रीडम मिल गई। अब क्या हो सकता था कि ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट में जो है उनके बिहाफ में अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी जाती थी, तो अब क्या कर सकते थे आफ्टर द फ्रीडम ऑफ प्रेस, अब जब अगर कोई भी गवर्नमेंट कुछ गलत काम करती थी तो उसके खिलाफ भी लिखा जा सकता था, इसकी भी फ्रीडम मिल चुकी थी। प्लेज, सॉन्ग, फेस्टिव, ये सारी चीज़ें से भी लोग क्या होने लगे थे, अट्रैक्शन लोगों का होने लगा था। तो इस तरीके के कुछ अच्छे चेंजेस आने लगे थे आफ्टर द रेवोल्यूशन। तो आपने देखा किस तरीके से फ्रांस की सोसाइटी की जो सिचुएशन थी वो बहुत ही वर्स्ट थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही रेवोल्यूशन स्टार्ट हुए लोग अपनी बातें रखने लगे तो यहाँ पर क्या हुए, चेंजेस आना स्टार्ट हो गए। और
इस फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट था वो पूरे वर्ल्ड पर पड़ा। तो इस तरीके से ये चैप्टर होता है एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।